अरे वाह रामू, इस बार तो गर्मियों की फसल खूब अच्छी जमी है। हाँ भैया, अगर गर्मी का मौसम ऐसा ही रहा तो इस बार की गर्मी की फसल अच्छी होगी। बस इससे ज्यादा तापमान नहीं बढ़ना चाहिए। अरे भैया, नहीं बढ़ रहा। वैसे भी इस बार मौसम थोड़ा ठंडा है। चलो, दोपहर हो गई, अब घर चलते हैं। हाँ भैया, क्यों नहीं, अब तो भूख भी बढ़ गई है। दोनों घर की ओर चल देते हैं। लगता है भैया इस बार तुम्हारी गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ, फसल तो देखकर लग रहा है। इस बार बीज के भी पैसे नहीं थे। सेठ से कर्ज लेकर बीज बोए थे। पहले का कर्ज और अब का मिलाकर बहुत कर्ज हो गया है। बस ईश्वर इस बार फसल सही से दे दे, जिससे मैं कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं भैया, ईश्वर सबका ख्याल रखता है। दोनों बातें करते करते अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। रामू बेहद ही गरीब किसान था, जो अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाता था। आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, ऐसा क्या हुआ? सरिता, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। भगवान ने हमारी सुन ली है। अब हम सारे कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। अब मेरी बच्ची को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हाँ जी, इस बार आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। बस फसल सही सलामत निकल आए तो अगले साल तक सुकून से रहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं सरिता। और मेरी मुनिया को क्या क्या चाहिए, जल्दी से बताओ। तुम्हारे पिता तुम्हें सब ला कर देंगे। पिताजी, सबसे पहले तो मुझे मेरे विद्यालय की पुस्तक ला कर देना। इसके बाद मुझे एक बड़ी सी गुड़िया लाना और मुझे नई नई कपड़े ला कर देना। और हाँ, मुझे रंग बिरंगी बहुत सारी चूड़ियाँ ला कर देना। मैं तुम्हें पसंद की सारी चीजें ला कर दूंगा। कुछ दिन और गुजरते हैं। फसल में फूल दिखने शुरू हो गए थे। फसल में अब तो फूल निकल आए। अब तो फसल 1 महीने में पककर तैयार हो जाएगी। रामू और रामू का परिवार फसल को देखकर बहुत ही खुश थे। धीरे धीरे रामू के चेहरे की खुशी गायब होने लगी। साथ ही साथ उसके परिवार की मुस्कान भी गायब होने लगी थी, मानो कि भगवान उससे रूठ गया हो। क्या सोचा था और ये क्या हो रहा है? भाग्यवान, इस बढ़ती गर्मी ने सारी फसल बर्बाद कर दी। इस गर्मी की वजह से पूरी फसल का फूल खराब हो गया। इतनी तेज गर्मी पहली बार पड़ी थी, जिसकी वजह से सभी किसानों की फसल नष्ट हो गई थी। रामू और सरिता फसल देखकर, हे भगवान, ये क्या किया तूने? थोड़ी सी आशा की किरण दिखाकर सारी फसल जला दी। हे भगवान, सारी फसल नष्ट कर दी। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद, इस गर्मी ने सब कुछ जला दिया मेरा। अब क्या करेंगे जी? घर में अनाज भी नहीं है और मुनिया को क्या खिलाएंगे? और कुछ दिनों में वो सेठ पैसे मांगने आ जाएगा। अब क्या करेंगे? दोनों उदास मन से घर आ जाते हैं। अगले दिन रामू सेठ धनपाल के पास जाता है, ये उम्मीद लेकर कि अगली फसल तक सेठ जी से मोहलत मिल जाएगी कर्जा चुकाने की। सेठ, गर्मी की वजह से सारी फसल नष्ट हो गई है। थोड़ी मोहलत मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। अगली फसल पे सारे पैसे लौटा दूंगा आपके। देखो रामू, जब तुम मुझसे कर्ज लेने आए थे तब तुमने फसल आने पर कर्ज लौटाने का बोला था। अब फसल आने में 1 महीना और बचा है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास 1 महीना और है। इसके अलावा तुम्हें और कोई मोहलत नहीं मिलेगी। 1 महीने में पैसे की व्यवस्था कर लेना, नहीं तो अपनी जमीन के कागज तैयार रखना। मैं 1 महीने बाद तुझसे पाई पाई का हिसाब कर लूंगा। मैं अपने हिसाब में कभी भी मोहलत नहीं देता हूँ। रामू सेठ की बातें सुनकर वहां से आ जाता है। आप इतने चिंतित क्यों हो? क्या हुआ आपको? क्या करें भाग्यवान, समय बहुत ही तेजी से गुजर रहा है। सेठ को पैसे कहाँ से देंगे? अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है।
एक दिन भरी दोपहर में सेठ धनपाल अपने 2 चेलों के साथ रामू के घर की तरफ जा रहा था। रामू के घर पहुंचकर रामू के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। 64 बहुत देर होगी दरवाजा बजाते बजाते, लेकिन रामू अभी तक बाहर नहीं निकला। तोड़ दे इस दरवाजे को। जैसे ही 64 पीछे हटके एकदम आगे बढ़ता है तो उतने में ही रामू दरवाजा खोल देता है, जिससे 64 सीधा रामू के पैरों में जाकर गिरता है। अरे 64 भैया, ये क्या हुआ? लगता है सेठ जी ने आपको खाना नहीं दिया, कमजोरी की वजह से गिर गए। अब अगर तुम्हारी हास्य प्रतियोगिता खत्म हो गई तो मुख्य काम पर आ जाएं। हाँ सेठ जी, क्यों नहीं। हाँ तो भैया, जितने समय का तुमने बोला था उतना समय तो पूरा हो गया। लाओ मेरे पैसे मुझे वापस लौटा दो। सेठ जी, मैंने आपसे पहले ही बोला था, मैं अगली फसल पर लौटा दूंगा। इस बार की मेरी सारी फसल नष्ट हो गई, जिसकी वजह से मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं कुछ नहीं जानता रामू, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, वो भी आज ही। चाहे इसके बदले तुम तुम्हारी जमीन के कागज मुझे दो या तुम्हारा घर खाली करो। सेठ जी, ऐसा मत बोलिए, मैं अगली फसल पर सारे पैसे लौटा दूंगा, बस मुझे अगली फसल तक का समय दे दीजिए। 64, 62, ये ऐसे नहीं सुनने वाला। इसके घर का सारा सामान बाहर फेंक दो और इसकी जमीन के कागज ले आओ और इस घर में ताला लगा दो। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मेरी छोटी सी बच्ची है, उसे लेकर मैं कहाँ जाऊंगा? मैं कुछ नहीं जानता, तू कहीं भी जा, उससे मुझे क्या। और सुन, जब तेरे पास पैसे आ जाएं, तब मुझे मेरे पैसे दे देना और तेरी जमीन के कागज ले जाना। 64 और 62 रामू के घर का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं और तीनों को घर से बाहर निकाल देते हैं और उस घर में ताला लगा देते हैं। सेठ धनपाल रामू की जमीन के कागज अपने पास रख लेता है और वो तीनों वहां से चले जाते हैं। रामू अपनी गरीबी के साथ कुछ टूटे सपनों को लेकर वहां से चला जाता है। सरिता, अब हमारा इस गांव में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ चला गया सरिता, सब कुछ चला गया। चलो कहीं दूसरे गांव में चलते हैं, कहीं वहां हमें कुछ काम मिल जाए। हाँ जी, अब हमारा सब कुछ छिन गया है, चलो कहीं ना कहीं तो सर छुपाने के लिए जगह मिल ही जाएगी। रामू अपनी गरीबी के साथ कुछ टूटे सपनों को लेकर वहां से चला जाता है। जहां इस गर्मी की आग ने उसे पूरा बर्बाद कर दिया, वो गर्मी अब तो थोड़ी ठंडी हो गई थी, लेकिन रामू की समस्याओं की आग अभी प्रज्वलित थी, जिसकी वजह से वो रास्ते पर आ गया था। अब न उसकी जमीन बची, न ही उसका घर। चलो सरिता, जल्दी जल्दी चलो, पीछे मुड़ मुड़ कर मत देखो। अब हमारा इस गांव में कुछ नहीं बचा, अब तो बस जिम्मेदारियां बची हैं तुम दोनों की। अब मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं मरने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पिताजी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? बेटी, जहाँ ईश्वर ले जाएगा वहीं जा रहे हैं। सुना है ईश्वर सदा गरीबों की मदद करते हैं। पिताजी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। बस थोड़ा और इंतजार कर बेटी, हम पहुंचने ही वाले हैं। जैसे ही गांव पहुंच जाएंगे तुझे खाना खिला दूंगी। रामू का परिवार गांव से निकलकर दूसरे गांव की ओर जंगल के रास्ते से जा रहा था। चलते चलते शाम हो गई मुनिया के पापा, और आसपास कोई भी गांव भी नहीं दिख रहा है। अगर यहीं कहीं झोपड़ी दिख जाए तो आज उसी में रह लेंगे। हाँ सरिता, अगर दिख जाएगी तो रुक जाएंगे। चलते चलते सूरज एकदम ढल चुका था। रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया दिखाई देती है। वो तीनों उसके पास जाते हैं। अरे दादी, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं बेटा, मैं मेरी झोपड़ी में जा रही हूँ। और तुम कहाँ जा रहे हो इतने शाम को? दादी, जहाँ ईश्वर पहुँचा दे वहीं जा रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? ऐसा क्या हुआ जो तुम ऐसा बोल रहे हो? रामू सारी घटना सुनाता है कि किस प्रकार सेठ धनपाल ने उनसे उनका घर और जमीन छीनी। ये तो सेठ ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। पैसों के लिए कौन घर से बाहर निकालता है? आज नहीं तो कल पैसे दे ही देते। इतनी सी सब्र नहीं उसको। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुमसे कुछ बोलूं बेटा? हाँ दादी, बोलिए। बेटा, रात होने वाली है, तुम ना मेरे साथ चलो। रात में बहू और बच्ची को लेकर कहाँ जाएगा? ये तो आपका बहुत ही बड़ा एहसान होगा दादी, जो रात के लिए तुम हमारे सर के लिए छाया दे दोगी। मेरी झोपड़ी ज्यादा बड़ी तो नहीं है,
लेकिन तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। हाँ दादी, कर लेंगे। इतना बोलकर रामू और रामू का परिवार बुढ़िया के पीछे पीछे चल देता है। थोड़ी देर बाद सभी बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंच जाते हैं। सुबह का समय, रामू उठकर देखता है बुढ़िया मिट्टी से मिट्टी की मटकी बना रही थी, तो वो उससे पूछता है, अरे दादी, ये मटकी क्यों बना रही हो? बेटा, इन्हीं से तो मेरा गुजारा चलता है। अगर नहीं बनाऊंगी तो मैं खाऊंगी क्या? क्या दादी, तुम रोज बनाती हो इन मटकों को? 2-3 दिन तक बनाती हूँ। जब कुछ मटकी बन जाती हैं तो गांव के बाजार में जाकर बेच आती हूँ, लेकिन अब मुझसे ज्यादा चला नहीं जाता है। अगर तू गांव-गांव जाकर मटकी बेच आएगा तो मैं दिन में कई सारी मटकियां बना दिया करूंगी। वैसे भी तू बेरोजगार है, इसकी बहाने तुझे काम मिल जाएगा। क्यों नहीं दादी, आपने हम पर इतने एहसान किए हैं, मैं कैसे चुका पाऊंगा आपका ये कर्ज? अरे बेटा, ये एहसान नहीं है। इससे 2 पैसे तुझे मिल जाएंगे और 2 पैसे मुझे मिल जाएंगे, जिससे दोनों का गुजारा हो जाएगा। बुढ़िया एक टोकरी में कई सारी मटकी रखवा देती है। सरिता, मैं इन मटकियों को बेचने के लिए जा रहा हूँ। तुम यहीं दादी के पास रुकना और मुनिया का ध्यान रखना। हाँ, हम यहीं हैं, आप बेफिक्र होकर जाइए। रामू वो टोकरी उठाकर पास ही के गांव की ओर चल देता है। वो उस गांव के बाजार में जाकर वहीं अपनी दुकान लगा देता है। आ जाओ, गर्मी भगाने की मटकी ले जाओ। आ जाओ, ठंडे पानी के लिए मटकी ले जाओ। रामू की आवाज सुनकर कुछ लोग उसकी दुकान के पास तो आते, लेकिन भाव सुनकर वहां से चले जाते हैं। शाम तक सिर्फ 3 ही मटकी बिकी थी। उनमें से आधे पैसे दादी के लिए रख लेता है और आधे पैसे से कुछ सब्जियां और कुछ आटा खरीद लेता है। आज तो ज्यादा मटकी नहीं बिकी, चलो फिर भी 3 मटकी बिक गई, जिनसे 2 समय का तो खाना बन जाएगा। चलो अब जल्दी जल्दी झोपड़ी की ओर चलता हूँ, सभी मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। वो झोपड़ी पहुंचकर, ये लो सरिता, इसमें कुछ टमाटर, कुछ आलू, कुछ प्याज और आटा है। जल्दी से खाना बना लो, मुनिया को भूख लग रही होगी। ये लो दादी, आपके हिस्से के पैसे। अब रामू का रोज का काम हो गया था, मटकी बेचना, जिससे बुढ़िया और उसके परिवार का गुजारा हो जाता था। बुढ़िया के साथ सरिता भी मटकी बनाना सीख गई थी। सरिता, ये ली सारी पैसे और ये झोपड़ी अब से तुम्हारी हुई। तेरा पति बहुत ही ईमानदार है। अरे दादी, आप कहाँ जा रहे हो? आप तो हमारे साथ ही रहिए। अरे बेटी, तुमने मेरी खूब सेवा की। आज मुझे अजीब सा लग रहा है, मानो कि मुझे कोई बुला रहा है। इन पैसे से मेरी मुनिया के लिए नए कपड़े दिला देना। इतना बोलकर वो बुढ़िया ईश्वर की प्यारी हो जाती है। कुछ दिनों बाद, ये दादी ने कुछ पैसे दिए थे मुनिया के लिए। इनसे मुनिया के लिए कुछ नए कपड़े ले आना और कुछ चूड़ियां। हाँ, ले आऊंगा। आज मटकी ज्यादा ले जा रहा हूँ बेचने के लिए। अगर पूरी मटकी बिक गई तो तुम्हारे लिए साड़ी और मुनिया के लिए कपड़े और चूड़ियां ले आऊंगा बाजार से। हाँ, ले आना, परंतु और दिन की तरह आज ज्यादा देर मत करना। शाम ढलते ही आ जाना। अब तो दादी भी हमारे साथ नहीं है। हम दोनों माँ बेटियों को यहाँ अकेले में डर लगता है। हाँ, आज जल्दी ही लौट आऊंगा। आज मैं उत्तर दिशा के बड़े गांव में जा रहा हूँ। मैंने सुना है वहां बहुत बड़ा बाजार लगता है, तो मटकियां भी ज्यादा बिकेंगी। इतना बोलकर रामू सर पर टोकरी रखकर मटकी बेचने के लिए दूसरे गांव की ओर चल देता है। चलते चलते उसे दोपहर हो जाती है, लेकिन वो अभी तक उस गांव तक नहीं पहुंचा था। अरे, सूरज तो सर पर चढ़ाया और मैं अभी तक उस गांव तक नहीं पहुंच पाया। लगता है मैं रास्ता भटक गया हूं। सरिता ने बोला था जल्दी लौटाना, अभी तो मैं पहुंचा ही नहीं। कब मटकी बिकेगी, कब मैं घर लौटूंगा? लगता है आज तो मुझे देर हो जाएगी। हे ईश्वर, मेरी मदद करो। उसे जंगल में शाम हो जाती है, लेकिन वो फिर भी उस गांव के किनारे पर भी नहीं पहुंचा था। आखिरकार वो थक हार के वहीं बैठ जाता है।
तभी उसको झाड़ियों में से एक आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, पानी, पानी। अरे ये आवाज कैसी? वो दौड़कर उन झाड़ियों में जाता है तो वो देखता है एक नौजवान लड़का राजशाही कपड़ों में जमीन पर घायल अवस्था में पड़ा था और वहीं उसका घोड़ा खड़ा था। अरे ये तो घायल अवस्था में पड़े हैं, इनको पानी की सख्त जरूरत है। वो अपनी टोकरी में से एक मटकी उठाता है और पानी की तलाश में चल देता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे पानी की एक झील दिखाई देती है। वो उसमें पानी भरकर लाता है और रामू उस नौजवान को पानी पिला देता है। थोड़ी देर में उस नौजवान को होश आता है। अरे भैया, तुम ठीक तो हो ना? और तुम्हें हो क्या गया था? तुम यहाँ तक आए कैसे? और तुम हो कौन? धन्यवाद भैया मेरी मदद करने के लिए। मैं निर्मल नगर के राजा निर्मल सिंह का पुत्र राजकुमार सद्भाव हूँ। मैं इस जंगल में अपने सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए आया था, परंतु मैं उनसे बिछड़ गया, जिसकी वजह से मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया और पानी न मिलने की वजह से मैं घायल हो गया था। इधर रात होने को आ गई थी, सूरज भी ढल चुका था। राजकुमार जी, मुझे माफ कर दीजिए जो मैं आपको पहचान नहीं पाया। अरे माफी क्यों मांग रहे हो? तुमने तो मेरी मदद की है, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अब शाम भी बहुत हो गई है और मैं अपने राजमहल का रास्ता भी भूल गया हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ तुम्हारे निवास ले चल सकते हो, जिससे मैं आज रात का गुजारा करके सुबह राजमहल की ओर निकल जाऊंगा? क्यों नहीं राजकुमार जी, आप मुझ जैसे गरीब की झोपड़ी में आएंगे, मेरी झोपड़ी तो धन्य हो जाएगी और ये मेरा सौभाग्य है जो मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा। रामू अपनी टोकरी को सर पर रखकर आगे आगे चलता है और राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे पीछे चल देता है। आज तो इन्होंने और दिनों से भी ज्यादा देरी कर दी आने में। पता नहीं कहाँ रुक गए। पहले तो शाम ढलने पर आ जाते थे। मैंने बोला था कम मटकी ले जाइए, परंतु माने नहीं, पूरी मटकी ले गए। हे ईश्वर, जल्दी से मुनिया के पापा को भेज दो। सरिता रामू के इंतजार में बाहर बैठी थी। थोड़ी देर बाद रामू और राजकुमार आ जाते हैं। आपसे हमने बोला था कि जल्दी आना, आपने इतनी देर कहाँ कर दी? आपको पता है मैं कितनी डर गई थी। और ये साथ में कौन है? अरे ये हमारे राज्य के राजकुमार सद्भाव हैं। ये जंगल में घायल अवस्था में पड़े थे। मैंने इनको पानी पिलाया, तब जाकर इनको होश आया और ये राजमहल का रास्ता भी भटक गए, इसलिए मेरे साथ आ गए। ये तो हमारा सौभाग्य है जो राजकुमार जी की सेवा करने का मौका मिला। आइए राजकुमार जी। सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। सुबह की भोर निकल आती है। सैनिक राजकुमार को ढूंढते ढूंढते रामू की झोपड़ी के पास आ जाते हैं। वो रहा राजकुमार जी का घोड़ा। घेर लो इस झोपड़ी को। डाकुओं ने इसी झोपड़ी में राजकुमार को बंदी बनाकर रखा है। इधर राजकुमार और रामू का परिवार सो रहा था। इतना शोर शराबा सुनकर रामू बाहर निकलता है। वो निकल आया, एक डाकू, पकड़ो इसको। सैनिक रामू को पकड़ लेते हैं। मुझे क्यों पकड़ा? मेरी क्या गलती है? तुमने हमारे राजकुमार को बंदी बनाया है। जल्दी बताओ राजकुमार कहाँ है, नहीं तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं आपको सब सच बताता हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगा। इसको बंदी बना लो और ले चलो इसे राजमहल। और तुम दोनों अंदर जाओ, इसके साथियों को बंदी बना लाओ और राजकुमार को बाहर ले आओ। दो सैनिक झोपड़ी के अंदर जाते हैं। दोनों सैनिक मुनिया और सरिता को पकड़कर बाहर ले आते हैं। सेनापति जी, झोपड़ी में तो सिर्फ ये औरत और एक बच्ची थी, इसके अलावा और कोई नहीं है इस झोपड़ी के अंदर। क्या बोल रहे हो? राजकुमार का घोड़ा तो यही है, फिर राजकुमार कहाँ है? सेनापति रामू और रामू के परिवार को धमकाता है, जिससे सरिता रोने लगती है। धीरे धीरे शोर बढ़ जाता है। इतना शोर सुनकर राजकुमार की नींद खुल जाती है। राजकुमार बाहर निकलकर देखता है। सेनापति, ये क्या कर रही हो और इनको बंदी क्यों बना रखा है? राजकुमार जी, आप सुरक्षित तो हो?
इन्होंने आपको बंदी बना रखा था, इसलिए हमने इनको बंदी बना लिया। ये तुमने बिना सोचे समझी और इनसे बिना पूछे कैसे कदम उठाया? इनको तुरंत छोड़ो। नहीं राजकुमार जी, हमने पूछा था लेकिन इसने कुछ जवाब नहीं दिया। रामू, तुमने इनको कल की घटना क्यों नहीं बताई? राजकुमार जी, मैंने बोलने की कोशिश की परंतु इन्होंने मुझे बोलने ही नहीं दिया। सेनापति, ये व्यवहार तुम्हारा गलत है, इसका दंड तुम्हें मिलकर रहेगा। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हो जाता है और साथ में रामू और रामू के परिवार को राजमहल ले जाता है। राजमहल पहुंचकर राजकुमार राज दरबार में सारी घटना सुनाता है कि वो किस प्रकार सेना से बिछड़ गया था, जिसकी वजह से वो जंगल में रास्ता भटक गया था और पानी न मिलने की वजह से बेहोश हो गया था। पूरी घटना राज दरबार में सुनाई और किस प्रकार रामू ने उसकी मदद की वो भी बताया। रामू, हम तुम्हारे इस नेक कार्य से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। तुमने अपने व्यापार को छोड़कर सेवा को महत्व दिया, वो भी एक अपरिचित की जान बचाई। तुम जैसे सच्चे और ईमानदार व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य था। अगर मेरे सामने कोई जीव या व्यक्ति घायल हो तो मेरा पहला कर्तव्य बनता है उनकी जान बचाना। और कोई परिचित हो या अपरिचित, जान सभी की होती है, जीना सभी को होता है। इसलिए मैं तो यही जानता हूँ, जहां तक आपसे हो सके वहां तक उस जीव की मदद कीजिए, बाकी का ऊपर वाला देख रहा है। राजकुमार की मदद करना मेरे हिस्से में थी, मैंने राजकुमार जी की मदद की। हमारा राज्य बड़ा ही सौभाग्यशाली है जिसमें तुम जैसे सेवा भाव वाले व्यक्ति रहते हैं। आज तुमने मेरे राज्य का नाम गौरवान्वित किया है और तुमने राजकुमार की जान बचाई है। राजकुमार, जाइए, राजकोष में से सोने जवाहरात का एक संदूक ले आइए। जी महाराज। राजकुमार थोड़ी ही देर में सोने जवाहरात का संदूक ले आता है। रामू, हमारी ओर से राजकुमार की जान बचाने के उपलक्ष्य में ये उपहार ग्रहण करो। महाराज, मैंने धन के लिए राजकुमार जी की मदद नहीं की, ये मेरा कर्तव्य था, राजकुमार जी की जान बचाना। मैंने धन के लिए नहीं, इंसानियत के लिए ये कार्य किया था। ये उपहार राजकुमार की सेवा का नहीं बल्कि तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी सेवा भाव के लिए दिया जा रहा है। महाराज, ये धन देकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात ही नहीं है। हम इतने सारे उपहार छोटे छोटे कामों के लिए बांटते हैं और तुमने तो इतना बड़ा नेक कार्य किया है। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया तो मेरे मन में ये मलाल जिंदगी भर रहेगा कि मैं रामू के लिए कुछ नहीं कर पाया। राजा के आगे रामू को हार माननी पड़ी और वो संदूक ले लेता है। रामू भैया, आपको कोई भी समस्या हो तो आप बेझिझक बता देना, आपके लिए सदैव राजमहल के दरवाजे खुले हैं। रामू, सरिता और मुनिया राजमहल से निकलकर सीधे बाजार जाते हैं। सभी के लिए नए नए कपड़े लेते हैं और मुनिया के लिए रंग बिरंगी चूड़ियां लेते हैं। भाग्यवान, अब कहाँ जाएंगे इतने सारे धन को लेकर? कहाँ जाएंगे? अब हम अपने गांव चलेंगे। कुछ धन से उस सेठ धनपाल का कर्ज चुका देंगे और कुछ धन से एक बढ़िया सा मकान बना लेंगे और बाकी का जो धन बचेगा उससे आपके लिए एक दुकान बनवा लेंगे। हाँ भाग्यवान। रामू सबसे पहले गांव पहुंचकर सेठ धनपाल के पास जाता है कर्जा चुकाने के लिए। सेठ धनपाल को कर्ज के सारे पैसे दे देता है और वो अपनी जमीन के कागज वापस ले लेता है। अरे रामू, मुझे एक बात बता, जब तू यहाँ से गया था तब तेरे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं थी, फिर तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? कहीं चोरी डकैती तो नहीं की? सेठ जी, ईश्वर मेहनत देखता है। जब उसको लगता है कि इसकी मेहनत सच्ची है तो ईश्वर उसी दिन भंडार भर देते हैं। रामू इतना बोलकर वहां से चल देता है। कुछ ही दिनों में रामू अपना बड़ा ही शानदार घर बना लेता है, सेठ से भी बड़ा। इसके बाद वो अपने गांव के बाजार में अपनी दुकान बनवा लेता है जिसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के बर्तन रखता है। अब पूरे बाजार में रामू का ही नाम चल रहा था। रामू भैया, आसपास के बाजारों में आपसे बढ़िया मटकी कोई नहीं बनाता। हाँ भैया, सच्चे मन से बनाई गई वस्तु को लोग सदा प्रेम करते हैं। तभी तो आपकी दुकान पर इतनी भीड़ रहती है।
दोनों हंसते हुए गप्पे लड़ा रहे थे। तभी वहां से सेठ धनपाल गुजरता है। ये गरीब किसान देखते देखते आज गांव में सबसे अमीर बन गया। इसने मुझसे भी बड़ा मकान बना लिया। मेरी दुकान के सामने इसने दुकान डाल ली और इसकी दुकान मेरी दुकान से ज्यादा चलती है। और ये गांव के किसानों की मदद भी करता है, जिससे मेरा किसानों को कर्ज देने का धंधा ही खत्म हो गया है। इसका तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो गांव में मुझे कोई नहीं पूछेगा। तभी से सेठ धनपाल उसके पीछे लग जाता है। सुनती हो सरिता, आज मैं राजा से मिलने के लिए जा रहा हूँ, उनका धन्यवाद करने के लिए। इतना सुन सेठ अपने मन में सोचता है, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। इतने दिनों से मौका ढूंढ रहा था, इसको राज दरबार में झूठा साबित करके इसे वहीं बंदी बनवा दूंगा, जिससे मेरे रास्ते का रोड़ा खत्म हो जाएगा। इसकी वजह से मुझे बहुत ही घाटा हुआ। किसी ने सच ही कहा है, आधा ज्ञान और आधी बातें बहुत ही भारी पड़ती हैं। चलिए देखते हैं ये किस पर भारी पड़ती हैं। रामू राजमहल की ओर चल देता है और उसी के पीछे पीछे सेठ धनपाल भी चल देता है। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? महाराज से मिलने के लिए। तू तो इतनी तेजी से जा रहे हो जैसे राजा तेरे ही इंतजार में बैठे। नहीं नहीं, महाराज तो मेरे इंतजार में नहीं बैठे हैं, परंतु आप एक बार महाराज से जाकर बोलिए कि रामू आया है। सैनिक अंदर जाता है। महाराज, एक व्यक्ति आया है, वो अपना नाम रामू बता रहा है। कौन? रामू आया है दरवाजे पर, जल्दी से उसको अंदर भेजो। तुमने उसे बाहर क्यों रोका? जी महाराज। सैनिक बाहर आकर रामू को अंदर भेज देता है। जैसे ही रामू अंदर जाता है तो सेठ धनपाल दरवाजे पर आ जाता है। कहाँ जा रहे हो? क्या काम है तुम्हें अंदर? वो मैं रामू का साथी हूँ। मैं थोड़ा पिछड़ गया था, इसलिए रामू के साथ नहीं आ पाया। जाने दीजिए, मुझे भी महाराज के दर्शन करने हैं। अच्छा, रामू के साथ? जाइए जाइए। सेठ भी अंदर चला जाता है। इधर राज दरबार में। अरे रामू, आओ, बताओ कैसे आना हुआ? ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा? नहीं महाराज, मुझे कोई काम नहीं है। मुझे तो बस आपके दर्शन करने थे और आपको धन्यवाद देना था। अरे वाह, मक्कार, बेईमान, धोखेबाज, तूने सारे गांव का धन खा लिया। गरीब किसानों की एक एक खोड़ी छीनकर अपने लिए हवेली बना ली और यहाँ महाराज के सामने सीधा सच्चा बन रहा है। तुम कौन हो और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? और ये क्या बोल रहे हो रामू के बारे में? मैं रामू के गांव का सेठ धनपाल हूं महाराज। आज मैं इस बेईमान रामू की सच्चाई लेकर आपके पास आया हूं। इस रामू ने महाराज गांव के गरीब से गरीब व्यक्ति के साथ छल किया है। इसने गांव के मासूम व्यक्तियों को अपने जाल में फंसाया और उनसे उनका सारा धन छीन लिया। आज इसकी वजह से सभी गांववासी रास्ते पर आ गए हैं और ये उनके धन पर हवेली में रह रहा है। ये क्या बोल रहे हो सेठ? क्या ये सच है? सेठ धनपाल मन ही मन में, यही सही मौका है। लोहा गर्म हो चुका है, हथौड़ा मार देता हूं, जिससे रामू की कहानी खत्म। फिर से गांव मेरे कब्जे में आ जाएगा। सेठ समझता है कि राजा मेरी बातों में आ गए। वो रामू के बारे में बहुत ही बुरा बुरा बोलता है। सैनिकों, पकड़ लो इस धोखेबाज को। अरे ये कौन सी गुस्ताखी है? राजकुमार जी ने रामू को पकड़ने को बोला है, मुझे नहीं। सेठ जी, सैनिकों ने सही व्यक्ति को पकड़ा है। तुम्हें क्या लगा तुम यहां अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाओगे और उसे हम सच मान लेंगे? क्या बोल रहे हो राजकुमार? इसका मतलब इतनी देर से ये सेठ हमसे झूठ बोल रहा था? हाँ महाराज, मैं प्रजा का हाल पूछते पूछते रामू के गांव में भी गया था। वहां जाकर मुझे पता चला इस सेठ ने गांव की जमीन पर कब्जा कर रखा है। ये सेठ गरीब किसानों को कर्ज देता है। जब गरीब किसान समय पर कर्ज नहीं चुका पाते हैं, तब ये गरीब किसानों की जमीन छीन लेता है। नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब चाल इस रामू की है महाराज, मुझे फंसाने के लिए। सैनिकों, इस झूठे और मक्कार सेठ को काल कोठरी में डाल दो। इसने एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को सजा दिलाने की कोशिश की है। इतना सुन सेठ धनपाल डर जाता है
और वो अपने बारे में सारी सच्चाई बता देता है। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे दंड मत दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसने रामू के साथ भी यही किया था, इसी वजह से रामू जंगल में आकर रुका था। सेठ जी, तुमने एक कहानी सुनी है? जब गीदड़ की मौत आती है तो वो किस ओर भागता है? शहर। वो तुम हो। जो फांसी का फंदा तुमने रामू के लिए तैयार किया था वो अब तुम्हारे गले में डलेगा। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं महाराज, नहीं महाराज। ऐसे भी व्यक्ति मेरे राज्य में रहते हैं। अगर किसी ने थोड़ी सी उन्नति क्या कर ली, उससे जलने वाले बहुत खड़े हो जाते हैं। राजकुमार, आज से तुम फिर से पूरे राज्य का भ्रमण करो और ऐसे लोगों का पता लगाओ जो गरीब लोगों को सताते हैं। उन सबको हम कारावास में डालेंगे। रामू, आज फिर से तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। मैंने क्या किया महाराज? तुमने इस झूठे लालची सेठ से तुम्हारे गांव को मुक्ति दिला दी। अब रामू के गांव का गरीब से गरीब व्यक्ति खुश था, क्योंकि जब से लालची सेठ उस गांव से गया था तब से पूरे गांव की खुशी लौट आई थी।